Audio Jungle. Students, today I am going to start TGT Science 2016 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज लेक्चर 2 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 1 to 40 हमने पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में डाल दिया था। अब लेक्चर 2 में हम 41 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये अब स्टूडेंट देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए हम आपको इसको फिर से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में आर, वी और ई क्रमशः कक्षा की त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या एन के अनुपातिक है, ठीक है, कैपिटल एन या स्मॉल एन। तो अब इसमें हमें स्टूडेंट ये बताना है कि इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो एन के प्रोपोर्शनल होगी, इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो एन के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। जिसकी आएगी उसकी भी हम क्रम से चेक कर लेंगे। अब देखिए वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बी आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा। तो देखिए वी की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी 1/n और आर की वैल्यू है एन स्क्वायर। तो इस एन स्क्वायर से ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल एन की आ गया। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, बाकी ये कोई भी नहीं मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो इनमें से एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों जो है ये कुंडलियां दी गई हैं, ठीक है, टर्न है, टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। तो ये दिया गया है कि NP/NS इसकी वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स 1/20 और IP/IS इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है IP इंटू NP इज इक्वल टू IS इंटू NS, ठीक है। तो अब अगर NP/NS इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा IS/IP, ठीक है। तो NP/NS की वैल्यू 1/20 दी गई है, IS/IP की वैल्यू आ गई 1:20। लेकिन हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वैल्यू जो फाइंड करना है वो फाइंड करना IP/IS की। तो ये हो जाएगा 20/1, यानी IP/IS जो है वो 20:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो चैप्टर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए आप चैप्टर वाइज सॉल्व करिए, फिर इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट को भी साथ साथ देखते जाइए। जब थ्योरी और फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते आप, ठीक है, ऊब जाते हैं तो आप जो है ये इस प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, या डेली आप अपना टाइम बना लीजिए कि 1 घंटे इनको आप सॉल्व करो। और इसमें बहुत सारी बुक्स भी आती हैं स्टूडेंट्स, जो अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जिनको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो 43 क्वेश्चन है, 43 में आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में, ठीक है, इनमें से कौन सी, यानी एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें से किस रिएक्शन के द्वारा हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट। एक्चुअल में क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है। इसमें देखिए जब इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे तो ये Cl जो है देखिए सब्स्टिट्यूट, ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है, ठीक है, वो Cl सब्स्टिट्यूट होता है और Cl के प्लेस पर हाइड्रोजन आ जाता है, ये आ गया OH, और H K और Cl जो है, ठीक है, KCl होगा, HCl नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे KCl आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा 43 हो गया। अब देखिए 44 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कि कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक एंड पाइन वुड आर रिस्पेक्टिवली। तो ये कंडक्टिविटी दी गई है दो चीज़ों की, एक दी गई है ब्रिक की और दूसरी दी गई है पाइन वुड की। तो 0.6 है ब्रिक के लिए और पाइन के लिए 0.13 है, वॉट मीटर डिग्री सेल्सियस।
वॉट पर मीटर। वॉट थिकनेस ऑफ ब्रिक हैज द सेम इंसुलेटिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ये मेन पॉइंट है कि सेम इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग कैसा है, दोनों का सेम है। तो जब इंसुलेशन दोनों का सेम होगा तो देखिए जब इंसुलेशन सेम होगा तो के, ए और टी, ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, के, ए और टी, और बल्कि ये इसकी क्यू, ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे के नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्यू हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो के दिया गया है, ठीक है, तो ये बचेगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के और ये हो जाएगा डी, ठीक है, के और डी बचेगा। तो के अपॉन डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि के अपॉन डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा के बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू के पी अपॉन डी पी। बी का मतलब है ब्रिक के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिक दी गई है तो ये ब्रिक के लिए है, और पी जो है वो पाइन के लिए, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कर देंगे, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो 23 सेंटीमीटर जो है वो उसकी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 23 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 13 से डिवाइड किया, 300 अपॉन 13, तो हमने डिवाइड करके भी यहाँ पे आपको बता दिया। तो 44 जो है, मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इसकी सेम इंसुलेटिंग एबिलिटी एट 5 सेंटीमीटर ऑफ पाइन। अब देखिए थिकनेस ऑफ ब्रिक हैज द सेम, व्हाट थिकनेस ऑफ ब्रिक हैज द सेम, तो जब सेम इंसुलेटिंग पावर होगी, ठीक है, उसके लिए ये है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद देखिए ये अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट, ठीक है, ये हमने देखिए सॉल्व इसलिए पहले से कर रखा है, उसमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती फिर वो 1 घंटे 2 घंटे की। अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट, ठीक है, तो उसका ये लेंथ ब्रेड्थ दी गई है 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर एट 127 डिग्री सेल्सियस, एमिट्स ई, यानी उसकी एनर्जी जो है वो ई है जूल पर सेकेंड में। बोथ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर हाल्व। अब वो कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ अगर दोनों को हाल्व कर दिया जाए तो देखिए पहले एरिया लेंथ और ब्रेड्थ 8 और 4 दी गई तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको आधा कर दिया 8/2, इसको आधा कर दिया 4/2, ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इतने सेंटीमीटर। बस अब इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। तो सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट E1 अपॉन E2 में वैल्यू रख के पुट कर देंगे तो 81 अपॉन 64 ई जो है वो आंसर आ जाएगा। तो वो ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 46 में क्या है, a beam of transverse waves whose vibration occurs in all direction, ठीक है, perpendicular to the direction of motion is। तो अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसकी गति की दिशा की लंबवत सभी दिशाओं में होता है, तो ऐसा स्टूडेंट्स अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड जो है जो लाइट होती है या अध्रुवित प्रकाश में ऐसा होता है। किसमें होता है, अध्रुवित प्रकाश में, अनपोलराइज्ड लाइट में जो है इस तरीके की फेनोमेना होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 47 में क्या, अमंग द फॉलोइंग द वन हैज द हाईएस्ट मास इज, ठीक है। अब देखिए हमें 40 ग्राम ऑफ Fe, तो Fe का मास जो है ये 40 ग्राम दिया गया है तो ये 40 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने लिख रखा है 40 ग्राम ऑफ Fe मास 40 ग्राम होगा। फिर 6 मोल ऑफ N2 एट NTP, तो देखिए 1 मोल N2 में 28 ग्राम होते हैं, तो 6 मोल में कितने होंगे 168, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो यही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा, अच्छा इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। फिर इसके बाद 0.2 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो ये तो खुद ही ग्राम में दिया तो इसलिए सिल्वर का मास इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद है 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। अगर 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन है तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल ये आ गए 1/6.023, ठीक है। तो अब एक मोल कार्बन का जो भार होता है वो 12 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको कर देंगे तो ये 2 ग्राम के करीब ही आ गया। तो इस तरीके से ये आपके आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा जो हमारा होगा वो इस बी का होगा, 6 मोल ऑफ N2 एट NTP। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 47 हो गया था। अब देखिए चलिए एक बार फिर से देख लें, हाँ 47 कंप्लीट हो गया।
अब 48 में क्या है स्टूडेंट, देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, ये जो फिजिक्स आपकी होती है स्टूडेंट स्कोरिंग होती है, अगर यही क्वेश्चन जो है आपने लगा लिए तो आप मेरिट में आ जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है जल्दी लोग टच नहीं करते हैं क्योंकि इनमें टाइम लगता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का द्रव्यमान 1.25 kg एल्युमिनियम के गेंद के जितना है। इन दोनों को एक चट्टान से गिराया जाता है, उनकी जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होगा। ठीक है, तो उनका एक्सीलरेशन जो है वो समान होता है। एक चट्टान से गिराया जाता है तो एक जो है उनकी जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होगा, तो उनका जो ठीक है एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि ये फ्रीली फॉल के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट, तो इसमें एक्सीलरेशन ही इनका सेम होगा। 49 में क्या दिखा हुआ है, जो बेंजीन को टॉलुइन में बदल देती है, तो बेंजीन को जो टॉलुइन में बदलती है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। अल्काइलेशन का क्या मतलब होता है कि बेंजीन में ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन में ऐड हो जाता है। तो देखिए हमने लिख भी दिया कि अल्काइलेशन में बेंजीन में CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, और ये रिएक्शन भी मैंने लिख दी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन में क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है कि C और F जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये C/5 = F - 32/9। तो हमने इसमें क्या किया, इसको x के बराबर मान लिया, C और F दोनों को, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -40। चलिए हम आप देखिए सॉल्व करके भी बता दें, ये हो जाएगा x/5 = x - 32/9। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 9x = 5x - 160। ठीक है, तो ये हो गया 4x = -160, x = -40 आ जाएगा। तो यही फ़ारेनहाइट में भी होगा, यही डिग्री सेल्सियस में भी होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 51 में क्या है, देखिए न्यूक्लियाई ऑफ मासेज x एंड y फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ मास m। अब देखिए हिंदी में क्या है, यदि x और y के नाभिकों को साथ में जोड़ा गया है और उसमें से m द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जब दो अलग अलग नाभिकों को मिलाकर के एक नाभिक बनाया जाता है तो उनके मास में कुछ कमी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, जब कोई दो चीजें टकराएंगी तो उससे क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जब दो चीजों को हम मिलाए जाएंगे, ठीक है, तो बाद में जो उनके द्रव्यमान में जो है वो कुछ कमी आ जाएगी। तो पहले देखिए x और y को मिलाया, ठीक है, तो इनसे बाद में जो न्यूक्लियस बना उसके मास में कुछ कमी आ जाएगी, उसके मास में क्या होगी, ठीक है, कुछ कमी आ जाएगी। तो इसलिए जो m है, क्योंकि m प्लस एनर्जी होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये एनर्जी इसमें से निकल जाएगी, तो इसलिए x + y > m होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, x + y > देखिए द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट मुक्त ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी थी वो उसमें से हट गई, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेक्लांसी सेल जो है वो ड्राई सेल होता है, और डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल जो है ये गीला सेल होता है, या इसको वेट कहते हैं, ड्राई सेल और वेट सेल। ठीक है, तो ये शुष्क, ड्राई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शुष्क। ठीक है, ये शुष्क सेल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिंक मेटल जो है एनोड का काम करती है, और जो कॉपर होती है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गैल्वेनिक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो वो डेनियल सेल है स्टूडेंट्स। 52 में क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी देखिए हिंदी में लिख रखा है कि डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु कैसे होते हैं, सदृश द्रव्यमान आकार और आकृति के होते हैं। तो यही है उनके द्रव्यमान। ठीक है, तत्व क्या है, तत्व एक ही प्रकार के, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए उनका द्रव्यमान सदृश होता है, आकार और आकृति सब एक जैसे होते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद 54 में क्या है, देखिए ऑक्सीजन अणु दर्शाता है। तो ऑक्सीजन अणु जो है वो अनुचुंबकत्व को दर्शाता है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, तो इससे आप समझ लीजिएगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो है हम उनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो उसमें जो एंटी, ठीक है, पाई स्टार होते हैं, तो इसके पाई स्टार में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके कारण ये जो है डाई पैरामैग्नेटिक होता है, या हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकत्व का गुण इसमें पाया जाता है। हाँ ठीक है, 53, 54 दो हो गए। अब 55 में क्या है, देखिए यदि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स विच ओबे द, यानी अगर ये इस तरीके से दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, या इसको वेक्टर लगा भी सकते, ऐसे भी लिख सकते, वेक्टर ए माइनस बी है, तो बोथ साइड का हमने जो है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ये आएगा अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 और ये स्क्वायर कर दिया, तो ये इतना आ जाएगा। स्टूडेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये इससे क्या होगा, ये स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, और ये 4ab बराबर 0 आ गया, और cos 90 की वैल्यू जो है cos थीटा बराबर 0 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो इससे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये देखिए लिख दिया हमने, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ये आ गया। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। अमंग फॉलोइंग विच एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म, ये कोबाल्ट निकेल, ठीक है, ये जो है फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व को दर्शाती हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लौह चुंबकत्व, ये लौह चुंबकत्व को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या है, एन आइडियल मटेरियल ऑफ मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल मस्ट है लार्ज हीट कैपेसिटी, यानी जल्दी गर्म ना हो, ठीक है, और एंड स्मॉल कंडक्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी स्मॉल होना चाहिए, तो इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है, क्योंकि ये जो Cl होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोई भी दिया गया कंपाउंड कितना अच्छा एसिड है, ये उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने और उसमें नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, यानी जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले समूह जितने अधिक होंगे वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो चूंकि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या है, 3 Cl है, Cl आयन माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करें या मुक्त करें, एवं जिसमें नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अधिक हुआ सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ट्राइक्लोरो एसिड में 3 Cl ग्रुप हैं, तो इसलिए ये जो है मोस्ट एसिडिक है स्टूडेंट्स। 59 में क्या है, देखिए द वर्क फंक्शन, ये हिंदी में लिख रखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा कम साफ है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे जाएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, what will be the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted by the surface exposed to the radiation of 2000 एंगस्ट्रॉम। तो ये स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये Hc/λ माइनस जो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, उसके डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम देखिए कोई मेटल ये सरफेस है, तो इसको हम जितनी एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी हमने यहाँ से दी इसको, तो जो एनर्जी देते हैं वो एनर्जी स्टूडेंट दो प्रकार से यूज होती है। एक तो उसके सरफेस पर, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है, और उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो उसका वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। और जो एनर्जी हमने इसको दी गई है या जो लाइट हमने इस पर डाली है मेटल के ऊपर, तो वो दो काम करती है, एक उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करती है और दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब इसमें क्या है, देखिए दिया गया है आपको इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन सीधा सीधा हमें दिया है, ठीक है, फाई 0 कितना दिया इन्होंने, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया,
तो देखिए ये हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अब ये जो Hc अपॉन लैम्डा निकालने के लिए एक स्टूडेंट 12th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 12375 अपॉन, ठीक है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर रखा जाए ई निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 12375 अपॉन लैम्डा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता हमारा, ठीक है, कुमार मित्तल की किताब से ही हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो ये इसलिए हमने ये सीधा सीधा रख दिया, तो ये 6.2 आ गया, ये 2.3 आ गया, तो 3.9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 60 क्वेश्चन में क्या, व्हेन एन कैटाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम द एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए उसके प्रोटॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन कम होने से उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, घट जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने जो है आपको 41 से 60 तक यानी 20 क्वेश्चन आज आपको ये सॉल्व करके बता दिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।